वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में यूजीसी नेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था। तो आज हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व। यहाँ पर मैंने जैसे आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया था ऐसे ही करवाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पर मैंने पेपर रख लिया है और मैं आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। और जो इसकी आंसर की है, जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड की थी, मैंने वहाँ से ये आंसर की डाउनलोड करी है और उसके आधार पर ही आंसर रखे हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में जब सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था तो मैं आपको बताते हुए चली थी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस बुक से आया है, किस यूनिट से आया है। तो हम ऐसे ही आज करेंगे क्योंकि उस पर काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि ऐसे ही इसी पैटर्न पर हमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो अपना हम फर्स्ट पेपर अब शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये बात हो रही है यूजीसी नेट हिंदी एग्ज़ाम की, जो हमारा 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। अब हम अपना जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हुए चलेंगे कहाँ पे, क्योंकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं वे इसी तरह से तैयारी करना कि जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मिलान का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये 4 पात्र है: विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। आपको बताना है और यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन किसका है, आपको मिलान करना है। तो हम मिलान करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये चारों पात्र जो है अंधयुग नाटक के हैं। यहाँ पर मैंने बुक का पेज रखा हुआ है। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है और ये एनटीए के सिलेबस में लगा हुआ है। और जो स्टूडेंट हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हायर के एग्जाम में भी अंधयुग नाटक लगा हुआ है। देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। विदुर का हो जाएगा 4th पॉइंट, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ये विदुर की पंक्ति थी। यदि आपने नाटक पढ़ा होगा तो आपको पता चल पा रहा होगा। गांधारी 1, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा यहाँ पर 2 हो जाएगा और संजय का हो जाएगा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। आप देखो, जो ये चारों पंक्तियाँ पूछी गई है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अंधयुग नाटक से पूछी गई है। यहाँ पर मैंने पेज रखे और पता कमाल की बात तो क्या है, ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति शुरू के दे दी, शुरू के पेज में से दे दी और एक बीच में से, एक आखिरी में से नहीं। देखो, ये दोनों पंक्तियाँ तो बिल्कुल एक साथ ही है और इन दोनों पंक्ति में भी 1-2 पेज का ही अंतर है। मतलब ये चारों पंक्तियाँ जो है एक ही अंक की पंक्ति है। मैं आपको बता देती हूँ, ये चारों एक ही अंक की पंक्ति है। तो अब आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा उन्होंने मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं, जहाँ पर वे पेज पलट रहे होंगे, जहाँ उन्हें मिला उन्होंने ये पंक्तियाँ रख दी है। तो आप देख पा रहे होगे, ये विदुर की पंक्ति हो गई, गांधारी की, अश्वत्थामा की और संजय की। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं कहती हूँ नाटक आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान का है। ये बड़ा इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इनमें से 1-2 रचनाएं तो हमारे सिलेबस में ही है। मैं फिर से कहती हूँ, यदि आपको अपना नेट क्लियर करना है तो पहला काम क्या है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस याद है तो यकीन मानिए आपके 6-7 क्वेश्चन इसीलिए सही हो जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस याद था। तो जो बिल्कुल स्टूडेंट अभी मतलब शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो वे सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए हिंदी का सिलेबस और उसको पढ़िए, याद कीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4th। शरद चंद्र, आपको पता ही है, आवारा मसीहा के ऊपर ही लिखी गई थी। आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किसके ऊपर लिखी गई थी? शरद चंद्र के। शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूँ और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन, नीर का निर्माण। फिर ये क्वेश्चन उनमें आते हैं इजी, मतलब ये क्वेश्चन तो हमें सही करने ही होते हैं। इजी क्यों है? 1-2 तो सिलेबस की रचनाएं हैं इसमें, फिर सभी ये PYQ में पूछी जा चुकी है। इनमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। तो ऐसे क्वेश्चन इजी की, जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनकी कैटेगरी में आएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। यहाँ पर देखो, हमें एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर मिलान में पूछ लिया आवारा मसीहा शरद चंद्र, और यहाँ पर ऐसे पूछ लिया आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। यानी मतलब एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पर तरीका क्या कहते हैं, चेंज कर दिया। ऐसे ही जब हमने अपना सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व किया था, जब देखा था एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, तरीका चेंज कर दिया था।
यहाँ पर ये मैंने पेज रखा, आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ भी है कि शरद चंद्र के जीवन पे से आधारित है आवारा मसीहा। ये पेज है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक का। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरबी। देख लेते हैं, यहाँ पर ये मैंने पेज रखा है, मैं आपको बता देती हूँ यही क्वेश्चन आर्य भाषा से रिलेटेड हमारा सेकंड शिफ्ट में आया था और फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो आप देख लीजिए, अरबी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरबी हमारी जो है सामी भाषा है, आर्य भाषा नहीं है। आगे चलते हैं, मेरी वह बाधा अरऊ दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है। ये क्वेश्चन आया है यूनिट 5 से, जो एनटीए की यूनिट लगी हुई है उनमें यूनिट 5 हिंदी कविता से क्वेश्चन आया। तो इन्होंने पूछा है जो मेरी वह बाधा अरऊ पंक्ति है उसमें झाई शब्द के सही अर्थ है। ऑप्शन ए परछाई, ऑप्शन बी झलक, ऑप्शन सी मुस्कान, ऑप्शन डी दृष्टि। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। देख लेते हैं, यहाँ पर देखो मैं ना क्या जो यूनिट 5 की ज़्यादा बड़ी कविताएं है, जैसे भ्रमर गीत हो गया, पद्मावत हो गया, बिहारी रत्नाकर हो गया, तो इनकी क्या अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शुरू के 3-4 पंक्तियाँ मतलब 3-4 दोहे उनके ज़रूर पढ़ ले। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जब पेपर में से पंक्तियों के अंदर के क्वेश्चन आते हैं तो शुरुआत में जो पंक्तियाँ दी रहती है वहाँ से ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। देख लेते हैं, यहाँ पर बिहारी रत्नाकर मैंने बुक रखी है, सबसे पहले ही दोहा था ये बिहारी रत्नाकर में, जो ये यूनिट 5 में हमारे सिलेबस में लगी हुई है। मेरी वह बाधा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। तो इसमें पूछा है झाई शब्द के अर्थ। तो देखो इसी बुक से यहाँ से उठाया गया। तो इन्होंने यहाँ पर बताया झाई शब्द के 3 अर्थ है, परछाई, आभा, झांकी, झलक और ध्यान। तो ऑप्शन में क्या था, हमारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हमारे ऑप्शन में था परछाई और झलक, ये दो मतलब अलग थे। तो हमारा आंसर हो गया ए और बी। ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, बिल्कुल सही बुक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आया है, सिलेबस में भी लगी हुई है ये बुक। आगे चलते हैं, देखो एनटीए ने ना फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए थे, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। परिंदे कहानी के पात्र है, इसमें पूछा गया था परिंदे कहानी के पात्र कौन से हैं? ए डॉक्टर मुखर्जी, बी ह्यूबर्ट, सी सामनाथ, डी लतिका। तो आपको बताना था इन चारों में से कौन से परिंदे कहानी के पात्र है, लेकिन क्या है सामनाथ को छोड़कर तीनों परिंदे कहानी के पात्र है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है एनटीए के द्वारा ड्रॉप किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, सामनाथ जो है चीव की दावत कहानी का पात्र है। तो हमारा आंसर यदि ऑप्शन में होता ए, बी और डी तो सही हो जाता। या आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन एनटीए ने ड्रॉप किया है। आगे एक और 3 क्वेश्चन किया है, तीनों क्वेश्चन लाइन वाइज ही मैंने रखे हैं। इसमें क्या करना था, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, इन रचनाओं का आपको सही अनुक्रम लगाना था। यहाँ पर देखो मैं दिखा देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है सही अनुक्रम, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, परंपरा का मूल्यांकन 1981। तो जो इसका सही आंसर बन रहा था वो बन रहा था ए, डी और बी, सी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये हो। 4 तो आप देखो 4 तो हो जाता यदि बी पहले होता सी बाद में, ए, डी, बी, सी। तो कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी ड्रॉप किया गया है। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि इसका जो सही आंसर बन रहा था वो बन रहा था सी, ए, डी, बी, और इन चारों में से कोई भी ये आंसर नहीं है। क्योंकि आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ था, धरती धन्य अपना 1972, झूठा सच 1958, मायादास की माटी 1988। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जो सबसे पहले दिया हुआ जाए, आपको पता है कि सी पहले आएगा, तो जैसे ऑप्शन 4 है, तो जिन बच्चों का मतलब जिन्हें पता होगा तो ये ऑप्शन 4 लगाकर आए होंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये भी गलत है, क्योंकि पूरा जो है कालक्रम वो सही नहीं बैठ रहा है। कालक्रम हमारा होना चाहिए सी, ए, डी, बी। तो ये भी क्वेश्चन ड्रॉप किया गया। 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए थे एनटीए के द्वारा फर्स्ट शिफ्ट में, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उनका सही आंसर भी आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अपना पेपर सोल्व कर लेंगे।
हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? देखो मैं आपको कहती हूँ कि हमें सिलेबस याद होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा एक बात हो रहा है, नीर का निर्माण फिर वहाँ मिलान में भी पूछा गया था बच्चन सिंह की, और यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है। तो देखो इन क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, यदि आपके सिलेबस याद है तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलू क्या याद करूँ का जो है हमारी जो है सिलेबस में लगा हुआ है, क्या भूलू क्या याद करूँ। तो जब ऐसे ऑप्शन हो 4 कि जो हमारे एक उनमें से हमारे सिलेबस में लगा हो, बाकी 3 अलग हो, तो 90% क्या चांस है कि आंसर वही होगा और आप वही लगा कर आइएगा। यदि आपको नहीं पता है तो जो सिलेबस में है रचना वो आप लगा कर आइएगा, 90% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा। हमने जब सेकंड शिफ्ट में भी देखे थे ऐसे 2-3 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी। आगे चलते इसका आंसर हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूँ। मुक्ति बोध की रचना है, तो देखो ये बड़ा ईजी है। ईजी क्यों है, बिल्कुल सिलेबस की रचना, मतलब सिलेबस में से ही लिख दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा एक साहित्यिक की डायरी। देख लेते हैं, यहाँ पर देखो यूनिट 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में ही मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। मैंने आपको जब सिलेबस बताया था आपको बताया था कि यहाँ पर लेखक की जगह आप साहित्यिक कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट है। और देखो अब ये यहाँ पर पूछ ही लिया है, तो आपको सिलेबस याद करना पहली कंडीशन है यदि आपको नेट का एग्जाम देना है तो। आगे चलते हैं, तेरी बाकी अदा पर मैं खुदू फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूं। ये गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में है? आपको ये गीत बताना है कौन सी कहानी में से है। रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तो देखो यहाँ पर जो ये गीत है ये है तीसरी कसम का। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज मैंने रखा हुआ है, ये कहानी का पेज मैंने रखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। कहानी पढ़नी जरूरी है क्योंकि कहानी नाटक इनसे अंदर से पंक्ति पूछी जा रही है, तो वो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुर्दैया। देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने मुर्दैया का पेज रखा हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ जो भी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई है, एक काम कीजिएगा उसके जो शुरू में भूमिका दी हुई है या उसका भाग क्या हुआ है कि अध्याय में, या मतलब कैसे भी उसका विभाजन क्या हुआ है रचना का, तो वे आपको सारे विभाजन याद होने चाहिए। जैसे मुर्दैया में 7 अध्याय है तो आपको 7 के 7 के नाम याद होने चाहिए। इस बार इन्होंने ये पूछ लिया ये किस आत्मकथा का है, अगली बार हो सकता है इनमें से 4 दे दे और पूछ ले क्रम से लगाओ, या 4 दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा मुर्दैया का अध्याय है और कौन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यदि आप सारी रचनाएं नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको ये काम तो कर लेने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होगे मुर्दैया जो डॉक्टर तुलसीराम की दलित आत्मकथा है, ये उसी का पेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। बुक का पेज मैं इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि पेपर जो है हमारे सिलेबस में से ही बन रहा है, इधर उधर से नहीं बन रहा है, और आपको ये भी यकीन हो जाए कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बुक के पेज रखती हूँ कि आपको थोड़ा यकीन हो जाए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसमें यहाँ पर इन नाटकों का सही अनुक्रम लगाना था। आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 3, DCAB। कोणार्क आएगा पहले, उसके बाद मादा कैक्टस, फिर आएगा बकरी और कबीरा खरा बाजार में, आखिरी में कबीरा खरा बाजार में आएगा। आगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। अब देखो ये भी कामता प्रसाद गुरु की बुक है, वहाँ से ये रखा गया है, देख लीजिएगा आप। अक्षर जो है हमारा तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? ऑप्शन 1 माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 कुबेर नाथ राय, ऑप्शन 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कुबेर नाथ राय। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन इसलिए भी सोल्व कर सकते थे क्योंकि कुबेर नाथ राय निबंध वाली यूनिट में है, तो यदि आपने निबंध वाली यूनिट में जितने भी निबंधकार हैं उनका आपने ये लगा लिया कि भारतेंदु युग के, ये द्विवेदी युग के है, ये छायावाद युग के है, तो इस तरह भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो पेपर तो आंसर तो अब तक आपको सबको पता चली गए होंगे क्योंकि आंसर वेबसाइट पर भी है, लेकिन तरीका ये हो गया पेपर सॉल्व करने का, हमें ये पता चले कि हमें आंसर देना कैसे है। अगर हमारे पे ये क्वेश्चन नहीं आता तो
कैसे हम सही आंसर तक पहुँचे। और दूसरा तरीका यह है सिलेबस कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। आगे ये पंक्ति आई थी, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। आंसर हो जाएगा गोविंदी और मेहता। यहाँ पर मैंने जो प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, उसी की ये पंक्ति रखी हुई है, आप देख लीजिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा। मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट आने वाले समय में नेट का एग्जाम देने वाले, गोदान उपन्यास अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि हर साल गोदान उपन्यास से एक पंक्ति आती है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आती है, सेकेंड शिफ्ट में भी आती है, पिछले 3 साल से कंटिन्यू आ रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। ये थे नामदेव के। ये पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे नामदेव बुक में तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप नाम देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें तो ये पंक्ति पूछ ली किसकी है, ये नामदेव की पंक्ति, और यहाँ पर नामदेव के गुरु का नाम पूछ लिया फर्स्ट शिफ्ट में। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए PYQ में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको पता होगा, उसने कहा था, और उसने कहा था हमारे सिलेबस में भी कहानी लगी हुई है। ये चारों ही हमारे सिलेबस में जो कहानी लगी हुई है, चारों वे ही है। आगे चलते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए, ये भयाना अच्छा हुआ जो मेरा कांत मारा गया। ऑप्शन बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ऑप्शन डी, ये बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति है हेमचंद्र की। और ये अब देखो पेपर का पैटर्न समझिए आप। अब तक क्या हो रहा था, पेपर में ये पंक्ति पूछी जा रही थी, इस बार इसका अर्थ पूछ लिया। हर बार ये मतलब होता था कि मतलब पंक्ति पूछी थी, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में पंक्ति, भला हुआ जो मारिया। लोगों के मतलब जुबान पे रटी रहती है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये हेमचंद्र के, ये सबको पता चल गया, तो इस बार इसका अर्थ पूछ लिया। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा केवल ए और डी। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो ये जो का तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से उठाया गया। देखो ये पंक्ति दी हुई है और नीचे इसका अर्थ भी दिया हुआ है, और वो वहीं पर सेम यही पूछा गया है। तो आप देख लीजिए बुक से जो है जो के तो आंसर उठाए जाते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये तो बड़ा इजी है क्योंकि माधवाचार्य, ये तो संप्रदाय के प्रवर्तक याद रहते ही है। आगे संलक्षक क्रम ध्वनि के भेद है। आपको बताने थे कितने भेद है उनके, कौन कौन से यहाँ पर नाम दिए हुए हैं 4, उनमें से 2 भेद है उनके। रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल बी और सी। निम्नलिखित में से यह कथन सकाव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है। तो यह है जगन्नाथ का। मैं आपको बता देती हूँ, जो पीछे क्वेश्चन देखा और ये दोनों यूनिट 3 से क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र से ये क्वेश्चन थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, इस बार जब स्टूडेंट पेपर देकर आए तो वे कह रहे थे मिलान वाले क्वेश्चन बड़े अजीब आए हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं इस बार क्या पता मिलान वालों में क्या पूछ लिया उन्होंने कि स्टूडेंट कह रहे हैं अजीब आया। तो फिर मैं समझी कि वे अजीब है क्यों बोल रहे थे। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या है, मतलब ये उपन्यास है, नाटक है, नाटक के पात्र है, कहानी, मतलब इन्होंने कुछ नहीं लिखा, कहानी, नाटक, उपन्यास कुछ भी नहीं लिखा। तो अब कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे मिलान करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ये उपन्यास के पात्र है और इनको मैच करना है कि किस उपन्यास के पात्र से मैच होता है। जैसे कि मैं बात करूँ बंटी की, शकुन और बंटी दोनों आपका बंटी उपन्यास के पात्र है, तो ऐसे आपको ये मैच करने थे। क्वेश्चन का अगर आपने उपन्यास के पात्र आपके याद हो गए तो आपको आसानी से पता चल जाता कि यहाँ पर पूछा क्या गया और कैसे हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया, शकुन बंटी से मैच हो गए। बी महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला,
ये मानस के हंस के पात्र है। हलीमा सौदागर सिंह। तो ये ऐसे मैच करने थे तो अजीब नहीं आए थे, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पर ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सभी जो है हमारे आलोचना ग्रंथ है, देख लेते हैं। और चारों के चारों रामचंद्र शुक्ल के नाम पर लिखे गए हैं, वे उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये तो प्रीवियस ईयर में ये तो पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए वाली रचना है। तो पर ये जो बाकी की 3 है ये इस बार नहीं है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, रामचंद्र तिवारी। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र। ये इम्पोर्टेंट है, अगर स्टूडेंट अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन रचनाओं को नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में ये पूछी जाएगी। आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी और डी। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से नहीं है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो ऑप्शन बी और डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मिलान करना है, देख लेते हैं। ये अलंकार है, यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुलाई वाली। भाई हमारे सिलेबस में जितनी कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सब के पात्र आपको जुबानी याद होने चाहिए। पात्र बहुत पूछे जाते हैं, आपने देख लिया अभी तक 4-5 क्वेश्चन पात्रों पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ये भी यूनिट 3 से पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। हमको बताना है ये कथन किस आलोचक का है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन 1 नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन 2 बच्चन सिंह, ऑप्शन 3 गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन 4 जयदेव तनेजा। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। तो देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको बताया था नाटक पढ़ने कैसे है, कि हमें जो नाटक है वे कंप्लीट पढ़ने हैं, लेकिन साथ में बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों राइटर अगर उन नाटक के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो भी आपको देखना है। अब यहाँ पर ये पंक्ति पूछी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक का पेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो ये पंक्ति पूछी गई। अब आषाढ़ का एक दिन की क्यों पूछी गई? क्योंकि वो नाटक हमारे सिलेबस में है, इसलिए पूछी गई। और ये बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की ये बुक है, आप देख लीजिएगा। यहाँ इसी से ये जो का तो उठाया गया है। आगे ये आपको पंक्ति जो है मैच करनी थी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन, रामधारी सिंह दिनकर की। इस देश को हे दीनबंधो आप फिर अपनाइए, मैथिली शरण गुप्त। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। इसका हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और नाश बिहू में अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। ये हो जाएगी महादेव वर्मा की पंक्ति। आगे देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाइम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके लिए आपको ये पूछा गया पृथ्वीराज रासो से, तो आपको वो पढ़ना होगा। यूनिट 5 से एक क्वेश्चन आया है। विभ्रम और यथार्थ के लेखक हैं, इसके ये वन लाइनर है, आपको रचना याद करनी होगी। कॉर्डवेल। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, आपको इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 CADB। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन 2 पाखंड विडम्बन, ऑप्शन 3 सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 सती प्रताप। तो हमारा आंसर हो जाएगा सती प्रताप, क्योंकि ये मौलिक रचना है, भारतेंदु की अनुदित नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ साथ में सती प्रताप जो है अपूर्ण है, और इसको पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने। ये भी 3 पॉइंट याद रखेंगे, मौलिक रचना है, अपूर्ण है, और पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने।
निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 सही, क्योंकि बाकी की तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल वाली बुक में तीनों रचनाएं मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कामायनी के लिखित सर्गों का सही अनुक्रम है, आपको लगाना होगा। आपको पता होगा कामायनी में जो टोटल है 15 सर्ग है और उनमें से 4 के नाम दे दिए और उनको लगाना है क्रम से, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये इसी क्रम में है, ABCD। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज मैंने रखा हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद की बुक है, महाकाव्य है ये कामायनी, इसमें 15 सर्ग है, तो इनका कालक्रम हमें याद होना चाहिए। किस क्रम में, इसी क्रम में याद करना है हमें। तो देख लीजिए ये चारों बिल्कुल यहाँ पर क्रम से लगे और वही पूछ लिया ABCD। मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम ये बात करें कि इनके क्रम हमें याद करने चाहिए या नहीं, तो देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछा जाता है श्रद्धा के बाद कौन सा सर्ग है, तो काम। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और एक ही ऐसे जैसे नेट ने पूछा है 4 दे दिए और इन्हें क्रम से लगाओ। हो सकता है ये भी कर दे कि 2 तो यहाँ से दे दिए और 2 को और पूछ ले इनमें से कामायनी के सर्ग कौन से है, A और B और C। तो इस तरह आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसी बुक का यहाँ पर ये पेज रखा भी हुआ है। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। ऑप्शन A, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी का छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ऑप्शन B, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। गलत। ऑप्शन C, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। हमारा आंसर हो जाएगा A और C, केवल A और C। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ बुक का पेज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, और यहाँ से पूछा गया है। मैं आपको बता देती हूँ जो फेमस कवि है उनकी ऐसे पंक्ति पूछी जाती है रामचंद्र शुक्ल की बुक से, तो इस बुक को तो आप बड़ी अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। जहाँ पे पद्माकर भट्ट शुरू हो रहा है उसी पहले पैराग्राफ में से ली गई है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। दोनों पंक्ति आपको मिल गई, जो यहाँ पर पीछे आंसर में है A और C। तो अब आप देख रहे होगे ये बुक कितनी जरूरी है पढ़ना। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ये इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि हमें ये भी पता होता है ये विभाजन पर आधारित है और सांप्रदायिक, दोनों पता है, तो B और D आंसर हो जाएगा। पता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि विभाजन पर आधारित कौन सा उपन्यास है और उसमें झूठा सच बहुत बार पूछा गया है। ये यहाँ पर पंक्ति मैच करनी है, आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर यूनिट 3 से पूछा गया है, ये बताना है किस आचार्य की पंक्ति थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मम्मट। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। अब देवसेना किस नाटक का पात्र है? यदि स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है देवसेना। तो ये 4 पंक्तियां, इनमें से 2 देवसेना की, आपको बताना है कौन सी पंक्ति देवसेना की है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल B और C। ये दोनों पंक्तियां जो है देवसेना की है। यहाँ पर एक कथन कारक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को भी, इनके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे समझ में नहीं आते, इसके लिए डीपली स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A सही है, परंतु R सही नहीं है। A हमारा सही है और R गलत है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा है? तो आंसर हो जाएगा 4th। ये भी 1 लाइनर है, इसके लिए तो आप 1 लाइनर जो बुक आती है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। फिर विकल है प्राण मेरे, गीत के निहित अर्थ है। फिर विकल है मेरे प्राण मेरे, ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। और इन चारों में से आपको बताने हैं इसी गीत के क्या अर्थ है। तो इसके अर्थ है B और D। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो ये दोनों जो है सही है और B और D हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक कथन कारक वाला है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, जो कि सही है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है।
आगे निम्नलिखित में से आज्ञा की रचनाएं, इन 4 में से 2 आज्ञा की रचनाएं हैं। देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार, नदी पर बाघ की छाया, ये दोनों आज्ञा की रचनाएं हैं। आंसर हो जाएगा 4, केवल ए और सी। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। राग दरबारी उपन्यास की एक तरह से विषय वस्तु बतानी है कि इनमें से 4 पॉइंट में से कौन से पॉइंट दिखाए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी। आगे ये जो उपन्यास है इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, सी बी डी ए। ये सभी जो है प्रारंभिक उपन्यास ही है और इम्पोर्टेंट भी है, देख लीजिएगा। इनमें से 2 तो सिलेबस में लगे हुए हैं, परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी। और यदि आपको देवरानी जेठानी की कहानी का ही समय पता होगा, ये हुआ था 70 में, तो यहाँ पर सी पहले देख लो और सी 1 में ही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आंसर हो जाएगा 3, डी बी सी ए। संस्मरण के पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए नंगा तलाई का गाँव, ऑप्शन बी रिंजल धंजल, ऑप्शन सी आछे दिन पाछे गए, ऑप्शन डी वे लड़ेगे 1000 साल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है। देवरानी जेठानी की कहानी आंसर हो जाएगा हमारा। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा पंक्ति है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी का पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये भी नाटक से पूछा गया और ध्रुव स्वामिनी नाटक से पूछा गया, ये तो पता चल ही गया होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4th। देखो, एक क्वेश्चन स्कंदगुप्त से आया, एक क्वेश्चन चंद्रगुप्त से आया, एक क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी से आया, एक क्वेश्चन अंधयुग से आया। प्रसाद के 3 नाटक लगे हुए, तीनों नाटक से आया, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। तो तीनों आपको प्रसाद के नाटक पढ़ लेना है और अंधयुग भी पढ़ लेना है, और भारतेंदु के भी दोनों नाटक सिलेबस में लगे हैं, वे भी आपको पढ़ लेने हैं। आगे चलते हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, बी और डी। देखो, पुरुष परीक्षा तो जो है विद्यापति की रचना है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 और 4 तो इसलिए कैंसिल हो गए। तो अब हमें 1 और 3 में देखना होता है क्या सही है। फिर बी दोनों में है, वे संधि। तो एक हमें ये, अगर हमने पढ़ी होगी तो हमें पता चलेगा विद्यापति की पदावली में क्या मुख्य विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर का तो उपन्यास है और रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, लेकिन अमृतलाल नागर की कोई रचना नहीं है अर्धनारीश्वर। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता काव्य का माध्यम भर है। इसमें फिर से हमें पात्रों से मिलान करने हैं। शेखर एक जीवनी से सरस्वती और शेखर, ये दोनों पात्र हैं। सीलिया से माता दीन, दोनों एक गोदान के पात्र हैं। जयदेवपुरी तारा, बाणभट्ट की आत्मकथा से निपुणिका और बाणभट्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया था, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आइकॉन बटन में भी मैं इस पेपर का लिंक दे दूँगी, तो आप ये जाकर देख लीजिएगा सेकंड शिफ्ट का। अभी हम अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। इन चारों में से आपको बताने हैं कौन से द्रोणाचार्य के कथन है। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से भरी हो गई, राज के अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। दोनों सही है, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ए और बी जो है द्रोणाचार्य के कथन है। एक और द्रोणाचार्य भी नेट के सिलेबस में नाटक लगा हुआ है, तो आप देख लीजिए, नाटक से खूब पंक्ति पूछी गई है। यह अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
ये यहाँ पर फिर से पंक्तियाँ, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भो में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। एक तरह से जो इस पंक्ति में अर्थ बता रहे हैं, हमें वो बताना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सी और डी। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? लल्लूलाल। और ना ये भी वन लाइनर है, वन लाइनर बुक में आपको ये आराम से मिल जाएगा। फिर से ये अभिकथन कारण वाला है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये नहीं है कि इन कवियों का कालक्रम पूछा है, नहीं, इन्होंने पूछा है रामचंद्र शुक्ल की बुक में जब हम कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि है चारों, तो ये किस क्रम से पूछे गए हैं, मतलब किस क्रम से इनका बुक में वर्णन है। तो उसमें बुक में अगर आप देखोगे कृष्ण भक्ति शाखा में पहले वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के बाद सूरदास, सूरदास के बाद नंददास। अगर आपको इतना भी पता होगा तो एक क्वेश्चन हो जाता। सबसे पहले हमारे सूरदास आएंगे, बी ऑप्शन। बी इनमें सबसे पहले कहाँ पर है? वन में है, तो वन हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं इस बुक के अनुसार अब कालक्रम भी पूछना शुरू कर दिया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि कालक्रम सही नहीं है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है, जो उनकी बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो अब आप देख लीजिए बुक खुद ही कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, ये यूनिट 5 से पूछा है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कविता पढ़ी होगी तो आप आराम से इसका आंसर कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। यह देहभाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? उर्वशी का है। यह भी यूनिट 5 से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, वहां से पूछा गया है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हमारा जिस क्रम में ये है वही है ABCD। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। तो देखो इसका आंसर की बात करें तो हो जाएगा 2 A और B। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युग साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये दोनों पॉइंट सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इनकी जो रचना है रास पंचाध्यायी वो रोला छंद में लिखी गई है, सोरठा में नहीं। अब देखो मैं आपको बुक का पेज दिखा देती हूँ। ये ना मैंने हाईलाइट किया हुआ था, लेकिन मैंने जो ये ग्रीन से किया ना, ये दोबारा किया है ताकि आप लोग एक बार देख लें। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, जो कि तो लाइन है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युग साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। दोनों सही पॉइंट है। और देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रास पंचाध्यायी जो है हमारी रोला छंद में लिखी गई है। तो अब आप देख लीजिए आंसर हो जाएगा A और B। ईद का कहानी में व्यक्त हुआ है। तो ये बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य। ईद का प्रेमचंद की कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ी है। जेही पंखी के नियर हुई कही विरह के बात। यहाँ पर भी यूनिट 5 से ये क्वेश्चन आया गया है। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। तीसरी कसम से इसमें 2 क्वेश्चन आए, एक वो गीत आया था जो हमने शुरू में देखा, और एक यहाँ पर कहानी के पात्र पूछे गए। तो जो तीसरी कसम कहानी के पात्र है वे है धुन्नीराम और पलट दास। C और D, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कहानी के पात्र आप अच्छे से कर ले, नाटक के पात्र उपन्यास के, ये अच्छे से आप कर जाइए। ये यहाँ पर पंक्तियाँ पूछी है, किसकी पंक्तियाँ यहाँ पर? तो ये हमारे सूरदास हमारा आंसर हो जाएगा। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? ये नया कथन था, मतलब बिल्कुल अलग था। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आ गया ये अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता
और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। सही है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहानी दी हुई है और उनके पात्र हमें देखने मिलान करना है। मालती किस कहानी के पात्र है? ज्ञानगिरी। वजीरा सिंह, उसने कहा था। बुद्धगुप्त, आकाशदीप। लालमोहर, तीसरी कसम। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। चारों कहानी। देखो, अगर कहानी से डीपली क्वेश्चन आता है, कहानी के पात्र, कहानी की पंक्ति, तो उन्हीं कहानी का आ रहा है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये अमीर खुसरो की पहेली है। ये भी यूनिट 5 से क्वेश्चन है। पूछा इस पहेली का उत्तर क्या है? तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय। सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बंधुत्व किसे कहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। अब आप मुझे बताइए, ये तीसरा जो है, अब मैं नाचो भूत गोपाल, ये किसका निबंध है? मुझको कमेंट कर कर बताइएगा। यहाँ पर मिलान करने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है, जातीय संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरी जन्मभूमि। विद्यानिवास मिश्र, फागुन दुई बिना। आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर ये पूछा गया अंधेर नगरी नाटक से। देख रहे हो आप, जो जो सिलेबस में नाटक लगे हैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जात ले जात टके सेठ जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्य अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब सही हो गया अगर आपने जो है नाटक पढ़ा है। यहाँ पर फिर आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। बालक में सुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजदूरियों से पत्नी चंदा की कहानियां, यानी अगर आपको ये पता है चंदा और जगपति किस कहानी के पात्र है तो आप कर लेंगे राजा निर्वंशिया। और ये वैसे भी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कहानी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, और मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो हमारे सिलेबस में है वो रचना लगाकर आइएगा। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। ये भी यूनिट 5 से क्वेश्चन आया है। आंसर हो जाएगा 3। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यहाँ पर ये पंक्ति है, नागार्जुन की ये पंक्ति है। ये भी यूनिट 5 से क्वेश्चन आया है। तो यूनिट 5 से भी 10-12 क्वेश्चन आराम से आए हैं। इसमें पूछा है जो चकवत चकवई के बारे में और नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है, कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। रामचरितमानस, ये फिर से यूनिट 5 का क्वेश्चन है। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, ए और डी। मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हे राम मेरी बाधा को दूर करो। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? ये क्वेश्चन क्यों इजी है? बाण भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी उपन्यास है, और दोनों उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर से यदि सिलेबस याद होता तो ये क्वेश्चन निकल जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। यहाँ पर इनका सही अनुक्रम लगाना है, देख लेते हैं। आंसर 2 हमारा सही हो जाएगा, सी बी डी ए। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्री चंद्र, ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा, और वन लाइनर किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं है। आंसर हो जाएगा 4 हमारा, केवल सी और डी। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, तो कलकत्ता और भारत मित्र, ये बी और डी, बी और डी यानी ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा।
भोला राम का जीव कहानी के विषय है। देखो विषय पात्र ये सब उन्हीं रचनाओं के पूछ रहा है जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। पढ़ी होगी भोला राम का जीव, बहुत छोटी सी कहानी है, 5-6 पेज की कहानी है, पढ़ लीजिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। इसमें है सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति और भ्रष्टाचार का अनावरण, यानी बी और डी एक हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गए कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको कहा था कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको अलग से करवाऊंगी कैसे सोल्व करने हैं। यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। आ गया सौंदर्य की सृष्टि से के लिए आवश्यक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उपयोग अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन 3। देखो अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने आंसर की नहीं मिलाई है तो चेक कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादातर लोगों ने मिला ली होगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक अलग से क्लास रखूँगी, उसमें आराम से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय है, असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता है। अब ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन है। सही कथन हम जब ये बता पाएंगे यदि हमने ये अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अभी ऑप्शन 3, यहाँ पर भी ऑप्शन 3 सही आंसर है। मैंने आंसर लिखे हुए भी, आप लोग बाद में आराम से देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। कॉम्प्रिहेंशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि आप अपने आंसर की चेक कर ले, अच्छी तरह हम बाद में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया। तरीका आपको ये पसंद आ रहा है क्योंकि आपके पहले कमेंट आ चुके थे। और अब भी आपको कोई और मतलब किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से करें हम, तो आप मुझको बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि सिलेबस कितना ज़रूरी है। सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर भेज दीजिएगा आप अपना डाउट। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको जो भी सिलेबस में जितने भी कहानी नाटक निबंध लगे हुए हैं आपको मिल जाएंगे। और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझको बता सकते हो, और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो भी आप मुझको बता दीजिएगा। और आपको ये तरीका कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। और आप मेरी क्लास देख रहे हो सके तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।